जय हिंद, राम राम, नमस्कार भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी। तो आज जो मैं आपको बताऊं, मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चंस लिए हैं हिंदी से। तो ये वो हिंदी है जो हरियाणा के एग्ज़ाम्स में आती है, सीटेट के एग्ज़ाम में आती है भाई, और एस्टेट, स्पेशली एस्टेट में आती है। ये वो हिंदी है। तो जो एचएसएससी का एग्ज़ाम है जिसमें लगभग 10 क्वेश्चन जो आते हैं हिंदी के, वो मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम, शुद्ध अशुद्ध, अनेकार्थी, इनसे ज़्यादा आते हैं। ठीक है। और कुछ टॉपिक अपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समास, अलंकार, रस, इनसे आते हैं भाई। तो मैंने यहाँ 10 क्वेश्चन लिए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन, और ये वो सभी क्वेश्चन हैं जो पहले पेपर में आ चुके हैं। कॉम्पिटिटिव हिंदी है ये हमारी। तो अब हम अंदाज़ा लगाते हैं, अपने आप का जायज़ा लेते हैं कि भाई हमने कितने क्वेश्चन जो हैं वो हम ठीक कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन में से आप अपने आप को देखना कि कितनी अच्छी आपको हिंदी आती है। ये हिंदी, बार बार बोल रही हूँ मैं, एचएसएससी और एस्टेट लेवल की हिंदी आएगी। ठीक है भाई, एचएसएससी और एस्टेट लेवल की हिंदी है। तो हम स्टार्ट करते हैं भाई अपनी सीरीज़। और जो अभी नए जुड़े हैं इस चैनल से, तो मैं उनको जानकारी दे दूं, मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपनी डाल रखी है प्लेलिस्ट में। आप जाके चेक कर सकते हैं, टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, और अपने क्वेश्चन आंसर्स जो है वो भाई कर सकते हैं। जैसे हमने पीछे हरियाणा जीके की सीरीज़ चलाई थी, ऐसे ही हिंदी की चलाएंगे, फिर हरियाणा जीके, फिर हिंदी। इस तरह से भाई हम रिवीजन जो है वो अपनी करते चलेंगे। और क्वेश्चंस के आपको पता है, जिस तरह से भाई मैं एक्सप्लेनेशन देती हूँ, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके लेके चलेंगे। 10 क्वेश्चन हम करते हैं, लेकिन 10 के साथ जो है हमें वो 10 के दुगने यानी कि 20 क्वेश्चन के आंसर्स हमें एक्सप्लेनेशन में मिल जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, गुल्लर का फूल मुहावरे का क्या अर्थ है। मुहावरे बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो बिल्कुल सीधे साधे मुहावरे भाई वो कम आते हैं। थोड़े से जो हम कम इस्तेमाल करते हैं वो आते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? ABCD। सर्व सुलभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु, विशिष्ट वस्तु, साधारण वस्तु। और आज मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। अमित, आपने कहा था मैम प्लीज़ पेन दूसरे यूज़ करें, तो मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि साफ साफ आपको लिख के दूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। जितने मेरे पास श्योर्स हैं उनका मैं भाई इस्तेमाल कर रही हूँ। तो क्या रहेगा इसका आंसर भाई? आंसर दीजिए ABCD। गुलर का फूल, क्या होता है गुलर का फूल? तो मुहावरे हमेशा एग्जाम्पल किसी और का और बात किसी और पर कही जाती है, इस तरीके से मुहावरे कहे जाते हैं। तो आंसर क्या होगा भाई? ABCD। देखो मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ कि आज के टाइम पे लक्ष्मण जैसा भाई मिलना तो गुल्लर का फूल है। तो क्या आंसर हो जाएगा? सर्वसुलभ वस्तु, दुर्लभ वस्तु, विशिष्ट वस्तु, या साधारण वस्तु? इसका आंसर क्या होगा? देखो कितने ज़्यादा क्लोज ये ऑप्शंस मिले हुए हैं हमें, कितने क्लोज। विशिष्ट वस्तु भी बच्चा सोच सकता है मेरे इस वाक्य से, परंतु आंसर क्या रहेगा? दुर्लभ वस्तु। दुर्लभ जो बहुत मुश्किल से मिलते, दुर्लभ, लभना, लब जाए, दुर मतलब कठिनाई से जो मिलते हैं। ठीक है जी, दुर्लभ। तो गुल्लर का फूल जो होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, और अब तो बहुत ही रेयर वो फूल हमें मिलता है। आप इंटरनेट पे चेक करना, गुल्लर के फल भी लगते हैं पेड़ों पे और फूल भी हैं। तो वो मुश्किल से मिलने वाली चीज़ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं दुर्लभ वस्तु। मतलब कठिनाई से मिलेगी, आसानी से नहीं मिल सकती। ठीक है। आई थिंक कभी ना भूलोगे आप ये, आप मुहावरा कभी भी नहीं भूलोगे। गुल्लर का फूल मतलब क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। लक्ष्मण जैसा भाई मिलना क्या है भाई? दुर्लभ है। ठीक है जी। अगले प्रश्न पे चलते हैं फटाफट। पहले स्क्रीन पे जैसी क्वेश्चन आए आप आंसर कीजिए, फिर मेरी बात सुनिए। ये क्वेश्चन आ गया भाई आपकी स्क्रीन पर। अरे भाई एक मिनट, हाँ जी, ये क्वेश्चन है जी अपना सेकंड क्वेश्चन। क्या हो गया ये? तो क्या रहेगा इसका आंसर? शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। A ऑप्शन है, आज दही नहीं जमी है। B, पुस्तक के अंदर सब कुछ लिखा है। C, पूज्या माता जी नहीं आई। और D, दो जातियों में युद्ध ठन गया। क्या इसका आंसर होगा? शुद्ध वाक्य बताइए आप। ABCD। ABCD क्या होगा इसका आंसर? देख रहे हो आप कितने क्लोज ऑप्शंस हैं। ये अच्छा लेवल, KVS NVS का अच्छा लेवल कहूँगी मैं, एस्टेट का अच्छा लेवल कहूँगी। जो इसकी तैयारी कर रहा है, HSSC में जो हिंदी आ रही है, फॉर एग्जांपल हरियाणा पुलिस में जो हिंदी आ रही है, या ग्राम सचिव पटवारी में, वो इसके आगे बहुत हल्की है।
आपने ये कर लिया तो वो बहुत ईजी है, बहुत हल्की कहूँगी मैं उसको। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? देखो पहला ऑप्शन है आज दही नहीं जमी। पहली बात, दही शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, दही नहीं जमा होता है। सुनो हरियाणा वाले खासकर, हरियाणा वाले खासकर, दही नहीं जमा। मैंने पिछली वीडियोस जो दी हैं अपनी, उसमें मैंने इस बात को बताया है, दही पुल्लिंग है। दूध, दही, घी, मक्खन, शहद पुल्लिंग आएंगे सारे के सारे, पंचामृत में नाम आता है इनका। तो इसलिए ये वाक्य हो जाता है गलत। पुस्तक के अंदर सब कुछ लिखा है, अरे पुस्तक में कह सकती हूँ मैं, के अंदर क्या। फिर पूज्या माता जी नहीं आई है, माता के लिए हमने पूज्या लगाया है। देखो एक वर्ड होता है पूज्य, क्या होता है जी? पूज्य। ये पूज्य लगाते हैं हम पुरुषों के आगे, पूज्य पिताजी। और माता है तो हम क्या लगाएंगे? पूज्या। तो यानी कि यहाँ पर पूज्या तो ठीक लिखा हुआ है, आगे क्या है आगे देखते हैं। डी, दो जातियों में युद्ध ठन गया। अब दो जातियां हैं, कोई युद्ध कैसे, मतलब युद्ध थोड़ा ना होगा उनमें, तो झगड़ा हो गया। हम कहते दो जाति तो है, कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं कह सकते ना भाई। दो देश हैं, दो देशों में तो युद्ध ठनेगा, तो जातियों में क्या युद्ध ठनेगा? कौन पे अस्त्र शस्त्र लेके आ जाएंगे? तो यहाँ पर ये जो युद्ध ठन गया, बहुत बड़ी सी बात लग रही, गलत लग रही है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा अपना? यहाँ पर आंसर जाएगा सी, पूज्या माताजी नहीं आई। माताजी नहीं आई, आई के पीछे भी बिंदी लगा रखी छोटी सी, ये चांद बिंदु होता है। ठीक है जी, मैंने इसके बारे में पहले बताया, पिछली वीडियोस आप देखिए, अब काम आएंगी आपके सभी। तो माता के आगे हम पूज्या लगाएंगे, पिताजी के आगे हम पूज्य लगाएंगे। ठीक है जी, पूज्य वर्ड बिल्कुल शुद्ध है। एक बात और ध्यान रखें कि पूजनीय शब्द भी बिल्कुल शुद्ध है। पूजनीय पिताजी, पूजनीय माताजी, पूजने के योग्य। ठीक है जी। और अगर पूज्य वर्ड इस्तेमाल करना है तो मेल है तो हम करेंगे पूज्य, फीमेल है पूजा। ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, घूम फिर कर प्रचार करने वाला साधु क्या कहलाता है? ये है अनेक शब्दों के एक शब्द। ठीक है नहीं, जैसे कि मांस खाने वाला मांसाहारी, शाक खाने वाला शाकाहारी, वो नहीं पूछेंगे अब, कई राज्य हो रहे हो, वो नहीं। अब इस तरह के थोड़े से अच्छे लेवल के, कि घूम फिर कर प्रचार करने वाला साधु क्या कहेंगे उसको? घूम फिर कर बताइए, ABCD जरा आंसर दीजिए। पूजा, अमित, सरोहा, फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से क्या आंसर रहेगा? ABCD। यहाँ पर है ना, मेरे पास जो अपना इस क्लास को लेते हैं, वो पढ़ना कम पसंद करते हैं और तुक्के मारना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो हरियाणा पुलिस की तैयारी करें ना, वो पढ़ना कम पसंद करेंगे, वो तुक्के मारना पसंद करेंगे। तो उनका कुछ अलग ही फंडा है कि जो जितना बड़ा होगा, जितनी लाइनें बड़ी होंगी, उतना ही हमारा आंसर होगा। परंतु ये बात हर बार सही नहीं होती भाई। ठीक है, तुक्का तो आखिर तुक्का ही होता है। तो घूम फिरकर प्रचार करने वाला साधु, उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए वर्ड आता है। और जैसे कि मैंने पहला आपको उदाहरण दिया था कि गुल्लर का फूल क्या होता है? दुर्लभ वस्तु। और दही के साथ हमेशा पुल्लिंग आता है, दही पुल्लिंग होता है। दही जम गया, दही जम गई नहीं होती। हालांकि पूरे हरियाणा में दही खट्टी है, दही जामगी। हमारे घर में भी मैं बताऊं आपने, यही बात होती है, दही जामगी, दही बढ़िया जमी है। दही जमा है होता है, दही खट्टा जमा होता है। कृपया इसको सही सुधारें और आगे आने वाली जनरेशन को दही वर्ड जो है वो सही जाने दे। ठीक है जी, इसको गलत इस्तेमाल ना करें, मुंह से निकलता है, आप इसको ठीक करें। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है कि निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ बताइए। दो ये श्रुति समभिन्नार्थक शब्द है, इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। आप कोई भी टॉपिक लिखकर बाय प्रियंका रोहिला सर्च कर लीजिए तो आपको आराम से मिलेगा भाई। जो अब तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि जैसा नोटिफिकेशन आ चुका है, जनवरी 2021 में एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे, सारे एग्ज़ाम्स होंगे भाई, अपने HSSC के भी होंगे। ठीक है जी। निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ हमें बताना है। एक लिखा हुआ है द्रव और एक लिखा हुआ है द्रव्य। आदि जनसंख्या, तो फर्क भी आज पता चलेगा कि फर्क क्या है, ये द्रव है ये द्रव्य है। ठीक है जी, एक आधा द्रव सब मिक्सअप चल रहा है। देखो ऑप्शन ए है अपना कि इस द्रव का मतलब, पहले वाले द्रव का मतलब होता है धन, और जो दूसरा वाला द्रव्य है उसका मतलब होता है तरल पदार्थ। फिर बी ऑप्शन है, ऑप्शन देखो कितने तगड़े दे रखे हैं, ऐसे ही ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कि इस द्रव का मतलब होता है तरल पदार्थ और उस द्रव्य का मतलब होता है मिट्टी। फिर सी, द्रव
का मतलब तरल पदार्थ और उस द्रव्य का मतलब धन, और डी इस द्रव का मतलब पानी और उस द्रव्य का मतलब तरल पदार्थ। अब आंसर दीजिए आप मुझे। आज मैं जजमेंट करूंगी और देखूंगी कि कितने नंबर आपने लिए हिंदी में। देखेंगे क्या लेवल है अपने, कितनी हिंदी अच्छे से आती है आपको। हिंदी को बहुत हल्के में लेते हैं, तो ये वो सीधा हमने एक तरीका अपना लिया है, एक विधि अपना ली है जिसमें सीधा जो एग्जाम में आएगा वही उठा रखा है जी। ठीक है जी, कुछ नहीं, जो सीधा एग्जाम में आता है वो है आपके पास, ये चीज़ मिलेगी आपको एग्जाम में। और बहुत सारे एग्जाम जो प्रीवियस एग्जाम है वो सारे क्वेश्चन है ओनली प्रीवियस एग्जाम्स के। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ऑप्शन ए बी सी डी। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वाला द्रव होता है, ये द्रव होता है लिक्विड, लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ। तरल पदार्थ यहाँ भी, तरल पदार्थ यहाँ भी है, बी वाले में भी तरल पदार्थ है। लेकिन अब आगे बात आती है अपनी जो दूसरा वाला द्रव्य है, यानी कि हम बात करें इस द्रव्य की, ये द्रव्य, इस द्रव्य का मतलब होता है धन। ये द्रव्य है, ठीक है, इस द्रव्य का मतलब क्या होता है, धन होता है, धन। और इस द्रव्य का मतलब पदार्थ भी होता है, ठीक है, पदार्थ भी होता है और धन भी होता है। और वो द्रव जो होता है वो तरल पदार्थ होता है जिसे हम कहते हैं लिक्विड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा भाई सी, तरल पदार्थ, और द्रव्य का मतलब क्या हो जाएगा, धन। ठीक है जी, सी तरल पदार्थ और द्रव्य, द के नीचे र, आधा व य, इसका मतलब होता है धन और इसका मतलब पदार्थ भी होता है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब फोर्थ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपना आता है फिफ्थ। अशुद्ध अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। अब अनेक आर्थी, अनेक आर्थी का मतलब अनेक अर्थ है जिसके, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ होते हैं। जैसे कि मैं कहूँ हार, एक गले का हार होता है और एक हार मान लेना होता है। तो एक शब्द है परंतु उसके कितने अर्थ हो गए, दो हो गए अर्थ। ठीक इसी प्रकार से मैं कहूँ फल, तो एक तो खाने वाला फल और एक फल जो हमें हमारा परिणाम भुगतना पड़ेगा, फल मिलेगा, जैसे कर्म किए वैसा फल मिलेगा। तो ये होते हैं अनेकार्थी शब्द। अब यहाँ पर आपको शब्द दिया हुआ है कृष्ण, ठीक है, कृष्ण के क्या क्या अर्थ होते हैं। पहला वासुदेव पुत्र, दूसरा काला, तीसरा ईश्वर, चौथा कौवा। यानी कि हमें बताना है कि इस चारों में से किसका कृष्ण अर्थ नहीं होता। अशुद्ध अनेकार्थी का चयन करना है हमें, ये नहीं वाले ज़्यादा पेपर में आते हैं। तो अशुद्ध अनेकार्थी शब्द का चयन कीजिए। क्या रहेगा इसका आंसर, मुझे पूरा भरोसा है इसका आंसर सभी गलत देंगे। ए वासुदेव पुत्र, बी काला, या सी ईश्वर, या डी कौवा। जहाँ तक मुझे लगता है जो आंसर सारे हैं वो ईश्वर आ रहे हैं भाई, सी ईश्वर। तो मैं इसका आंसर बता दूं भाई, इसका आंसर सी ईश्वर ही होगा। बहुत सारे चौंक जाएंगे कि ईश्वर क्यों, कृष्ण तो ईश्वर है भाई, वासुदेव पुत्र तो है, कृष्ण मतलब काला और कृष्ण मतलब कौवा भी होता है। ईश्वर, कृष्ण जो है वो ईश्वर है पर कृष्ण का मतलब ईश्वर नहीं है। कृष्ण ईश्वर है पर उनका जो कृष्ण शब्द है उसका मतलब ईश्वर नहीं है। कृष्ण मतलब काला होता है, जैसे कि आपकी मदर बोलती थी कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, यानी कि अंधेर लाग रही है, चांदन लाग रही है। तो कृष्ण मतलब काला और अंधेरा यानी कि कृष्ण पक्ष, और चांदना यानी कि शुक्ल पक्ष। शुक्ल मतलब होता है सफ़ेद। कृष्ण का उल्टा अगर पूछा जाए, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। इस तरह से लिखेंगे भाई शुक्ल, ये होता है शुक्ल। कृष्ण का उल्टा क्या होता है, शुक्ल। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन आ जाता है अपने पास। अशुद्ध पर्यायवाची का चयन कीजिए। नदी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। देखो है बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है मैंने। नदी के तो पूछे, नदी पेड़ पहाड़ के तो पता होने चाहिए पर्यायवाची। पर्याय का मतलब क्या है कि उसी व्यक्ति को हम किसी दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम शिव को भोला भी बोलते हैं, शंकर भी बोलते हैं, शिव भगवान को चंद्रशेखर भी बोलते हैं, विदुशेखर भी बोलते हैं। तो वो और नामों से जानते हैं। यदि हमें पर्यायवाची नहीं पता, फॉर एग्जाम्पल मुझे जल का मतलब ये नहीं पता नीर है, तो कहेंगे इससे तो भाषा का ज्ञान है ही नहीं। अगर मैं किसी के घर जाऊं और मैं इससे कहूँ मुझे जल चाहिए, वो कहता जल नहीं है भाई नीर देंगे, मैं कहूँगी नहीं नहीं नीर नहीं चाहिए, मुझे तो जल चाहिए, तो कहेंगे भाई इसको तो बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है। तो आप
अपने आप को ज्ञानवान बनाने के लिए पर्यायवाची शब्दों का सीखें भाई, चयन इसलिए सीखा जाता है पर्यायवाची। तो इसमें क्या रहेगा ऑप्शन, नदी का पर्यायवाची अशुद्ध यानी कि जो नहीं है, सरिता, तटिनी, सुरसरी या तरंगिणी, कौन सा पर्यायवाची होगा? बिल्कुल मिलते मिलते आंसर्स हैं। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ भाई आपको, इसका आंसर होगा बी, सुरसरी। सुर मतलब होता है देवता, असुर नहीं है देवता। अ का मतलब जो ये अ हम प्रयोग करते हैं, ये जो अ है ये हमारे यहाँ उपसर्ग है, हिंदी का उपसर्ग है। इस अ का मतलब होता है नहीं। सुर जो देवता, देवता नहीं है, असुर। सुर यानी कि देवता। सुर सरी यानी कि सुरों की सरी, सरी मतलब सरिता, सुरों की नदी। सुर नदी कौन सी कही जाती है? गंगा। तो सुर सरी गंगा के लिए बोलते हैं, बाकी सब नदियों के लिए बोलते हैं। ठीक है जी, गंगा जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है और नदी जो कि जातिवाचक संज्ञा है। अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए भाई, बताओ इनमें से कौन सा अशुद्ध है? तरुछाया, दुर्वस्था, बलिष्ठ या अभिष्ट, कौन सा शब्द अशुद्ध है? आप पहले इसके आंसर दीजिए, फिर मैं इसके बारे में बताऊंगी। क्या आंसर दे रहे हैं पता रहे, अशुद्ध बताना मुझे, गलत कौन सा है इसमें से? तरुछाया, दुर्वस्था, बलिष्ठ, अभिष्ट। और मैं आपको बताऊं आपकी मन की दशा, कि जो आप सोच रहे हो ना कि ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, आंसर आपको चौंका देगा। ऐसा होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये वो बोल सकते जो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, सीधा क्वेश्चन लिख रहे हैं, बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं जो। और आज एक बात और, आज विजयादशमी है। आप सभी को मेरी तरफ से विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी बुराइयों पर जीत पाएं, अहंकार, मोह, लोभ सब कुछ त्याग दें और सबसे समान प्रेम करें भाई, ठीक है? भेदभाव ना करें किसी से भी। तो यहाँ पर मैं आंसर आपको जब बताऊंगी तो आप चौंक जाएंगे, सच में बता रही हूँ। आंसर पता है क्या है? अशुद्ध कौन सा है? इसमें अशुद्ध है तरु छाया। बोलो भाई, तरु छाया जी, तरु छाया ही होता है भाई। यहाँ पर संधि लगी हुई है, यहाँ पर तरु प्लस में छाया, ये एक आगम संधि है कि जब यहाँ पर उ यानी कोई स्वर हो और यहाँ छ हो तो आधे च का आगमन होगा, आधा च ऑटोमेटिकली लगेगा। तो यहाँ तरु प्लस में छाया, शुद्ध शब्द क्या बनता है? तरुच्छाया। शुद्ध शब्द क्या है? तरुच्छाया। आधा च बीच में आएगा, कमाल देख लो भाई, शुद्ध होता है तरुच्छाया। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कौन सा गलत लिखा हुआ है, तो ये तरुच्छाया लिखा हुआ है, गलत ये होगा। ठीक है, ये आगम संधि का नियम है कि जब इधर कोई स्वर हो, कोई भी स्वर हो और आगे छ हो तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं हम? आधा च का आगमन कर देते हैं। जैसे छत्र प्लस में छाया, छत्रच छाया, आधा च आएगा, छत्रच छाया होता है। इस तरह से मैं लिख देती हूँ, छत्रच छाया। छत्र छाया नहीं होता कि हम आपकी छत्र छाया में हैं, हम पर दया कीजिए, नहीं, छत्र छाया शुद्ध प्रयोग के लिए। ठीक है जी, 10 क्वेश्चन है लेकिन बहुत सारा ज्ञान होगा आपको, गारंटी सी की बात। और आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना और आप लिखोगे, मुझे पता है कि हाँ जी यही आए हैं। ठीक है जी, अगले प्रश्न पर चलते हैं अब हम। अगला प्रश्न अपने पास है, ताड़नजात व्यंजन का चयन कीजिए। भाई अब ये जो बात मैंने पूछ ली, ये तो जिसने टॉपिक पढ़ रखा होगा वही बता पाएगा। ताड़नजात मैंने टॉपिक वर्णमाला के 3 पार्ट बनाए हैं मैंने, वर्णमाला पार्ट 1, वर्णमाला पार्ट 2, 3, यानी कि कहीं से क्वेश्चन छूट नहीं सकता, फुल एक्सप्लेनेशन में दिए भाई वहाँ पे। ताड़नजात व्यंजन का चयन कीजिए। ताड़नजात व्यंजन हम जिन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और जिन्हें हम फेंके हुए व्यंजन भी कहते हैं, यानी कि एक ही व्यंजन के 4 नाम बता दिए मैंने। द्विगुण, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, उत और ये आ जाएगा अपना क्ष, इस तरीके से उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है जी, उत्क्षिप्त व्यंजन यानी कि जिनको बोलते समय जिह्वा झटके से फेंकी जाती है,
झटके से फेंकी जाती है। उत्क्षिप्त का मतलब यही होता है। तो आप मुझे बताइए ABCD क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊं। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं हिंदी में वो हमें याद करने पड़ते हैं, ठीक है जी, याद रखना पड़ता है, इनको बार बार रिपीट करना पड़ता है इन्हें। तो ए ऑप्शन है ज और फ, बी ऑप्शन है अन और आह, सी ऑप्शन है ड के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी, ड ढ बोलते हैं इन्हें। अगला है ड और फिर ड। मैंने उच्चारण बिल्कुल शुद्ध किया है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर जो है फटाफट से आंसर भेज दिया करो अपना, क्या जो आपको लगता है। इसका आंसर मैं आपको बता दूं भाई, इसका आंसर आएगा सी, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, ड और ढ। इसका भी पूरा आराम से बड़े प्यार से समझा रखा है, उन्हें देखें तभी तो बात बनेगी, बिना देखे कैसे बात बनेगी। और ज़्यादा देखना भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि आंखें दर्द करने लग जाए। तो सिर्फ आप अपना जितना भी एक वीडियो देखिए तो उसको इतना ही रखें कि जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक दिन में 10 वीडियो देख लोगे वो भी बात नहीं बनेगी, जितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना ही देखें, उतना ही याद रखें उस चीज़ को बस। ताड़न जात कौन से हो जाएंगे, ड के नीचे बिंदी और ढ के नीचे बिंदी, बोला जाता है ड अढ़, अढ़ अढ़, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्र व्यंजन की ध्वनियां हैं, ये जो त्र है वो किससे मिलकर बना है। अब देखो मेरी एक बात सुनो, ये मैंने पिछली वीडियो में ही बताया अपनी पे। ये जो 2-3 क्वेश्चन लिखे मैंने वर्णमाला के जो 3 पार्ट्स बनाए उसमें से लिए हैं जानबूझ के, क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक, उसमें से क्वेश्चन पक्का आता है। त्र देखो आप जिसे उल्टा के बनाते हैं, वास्तव में क्या होता है देखो मैं आपको बताऊं। जब हम छोटे थे ना तो जिस तरह मान लो मुझे उत्तर लिखना पड़ता था, जैसे मुझे उत्तर लिखना है तो मैं इस तरीके से आधा त लगाया करती थी उत्तर में, ठीक है। तो त्र कैसे बनाया देखो, ये है जी आधा त। और जब हम प्रश्न लिखते थे तो प के नीचे ऐसे र लगाया करती थी, ये लगा दिया जी मैंने र। ये आधा त है, ये र है, आधा त र, आधा त र। जो र नीचे लगता है वो कैसा होता है, पूरा, पूरा मतलब स्वर के साथ। अब कौन सा ऑप्शन होगा, ऊपर वाला आधा त आधा है, नीचे वाला जो र है वो पूरा है। अब बताइए मुझे, अब ABCD में क्या आंसर होगा, अब तो आप बता ही सकते हैं। तो भाई इसका आंसर ए रहेगा, आधा त र और उसके साथ में मैंने क्या लगा रखा है अ, यानी कि यहाँ पर र के साथ में अ लगा हुआ है, इसका मतलब र कैसा है, पूरा है, ठीक है जी। अपना लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद टॉपिक आखिरी क्वेश्चन है भाई, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, पता होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है अपने HSSC एग्जाम में, हरियाणा पुलिस पक्का आएगा भाई, फोन आया था मेरे को, याद कर लेना अच्छे से। विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, पहले ही बताया मैंने। A 14 सितंबर, B 10 सितंबर, C 10 जनवरी या 14 जनवरी। क्या आएगा भाई इसका आंसर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आंसर दीजिए भाई। लास्ट क्वेश्चन, और फिर अपने आप को देखो कितने क्वेश्चंस के आंसर आपको पता थे, 10 में से आपने कितने नंबर लिए, ठीक है जी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत, क्योंकि आप बताते तो हो नहीं कभी भी, तो बताना मत मुझे, अपने लिए रखो। ABCD, यहाँ पर आंसर क्या रहेगा हमारा, C 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। आगे भी इसी प्रकार से आपकी हेल्प के लिए 10-10 क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहें, जय हिंद।